वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इसरो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर एलपीएससी वालियामाला तिरुवनंतपुरम का तरफ से जो रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था टेक्नीशियन बी फिटर पोस्ट के लिए, इसका रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन में आज दोपहर 2:30 से 4 बजे तक कंडक्ट हुआ है। टोटल 90 मिनट्स टाइम था और इसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछा गया था और मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 था और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग था। टोटल 80 क्वेश्चन में से अभी इस वीडियो में मैं पहला 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसके बाद और एक वीडियो पोस्ट करूंगा पार्ट 2 का, उसमें बाकी 40 क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो 40 क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है, आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा एग्जैक्ट राइट आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप जानते हैं किसी भी एग्जामिनेशन होता है उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं हमेशा अपना यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन करता हूं और इसी तरह आज भी मैं आप लोग के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट से मैं इतना आगे आया हूँ और भी आप सपोर्ट कीजिए, मैं और भी आगे जाना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू अलाइन द लेथ टूल विद द वर्क। मतलब लेथ टूल को कार्यखंड के साथ संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? ट्राई स्क्वायर, सेंटर गेज, स्लिप गेज या थ्रेड रिंग गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर गेज का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग को थ्रेडिंग करना होता है, तो तब हम लोग लेथ टूल को वर्कपीस के साथ एकदम उसके परपेंडिकुलरली सेट करने के लिए सेंटर गेज का यूज़ करते हैं। और जब थ्रेडिंग टूल को हम लोग ग्राइंडिंग करके बनाते हैं तब भी हम लोग उसका एंगल को चेक करने के लिए भी सेंटर गेज का यूज़ करते हैं। समझ आ गया है? ट्राई स्क्वायर से हम लोग एक्चुअली 90 डिग्री एंगल चेक करते हैं या राइट एंगल चेक करते हैं। स्लीप गेज से हम लोग जब साइन बार का साथ यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल टेपर्ड एंगल हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। थ्रेड रिंग गेज से हम लोग एक्सटर्नल थ्रेडेड वर्कपीस का मेजरमेंट कर सकते हैं। सॉरी, मेजरमेंट नहीं, चेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि गेज बोला है तो चेकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर जनरल यूज इन वर्कशॉप स्लिप गेज ऑफ व्हिच ग्रेड आर यूज्ड। देखिए, आपको बोला है कि कार्यशाला में सामान्य उपयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो कार्यशाला में सामान्य उपयोग के लिए ग्रेड 2 स्लिप गेज हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जब आपको बोलता है इंस्पेक्शन पर्पस के लिए तो तब आपका होता है ग्रेड 1, ग्रेड 0 होता है कैलिब्रेशन के लिए और ग्रेड 00 होता है रेफरेंस के लिए। यही आप याद रखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रेड 2 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच कटिंग टूल कैन बी यूज्ड एट हायर कटिंग स्पीड। मतलब कौन से कटने वाला उपकरण का उपयोग उच्च कटने की गति पर किया जाता है। मतलब कौन से कटिंग टूल को हम लोग हायर कटिंग स्पीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्री कटिंग स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड। तो टंगस्टन कार्बाइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो टंगस्टन कार्बाइड कटिंग टूल को हम लोग हाई स्पीड कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको अगर हम लोग लो स्पीड कटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो ये जल्दी जल्दी घिस जाता है, इसका एफिशिएंसी जल्दी जल्दी वो खो जाता है। ओके, और ऐसे अगर आपको पूछता है कि हम लोग लो स्पीड कटिंग के लिए कौन सा कटिंग टूल यूज़ करते हैं, तब आपका हाई स्पीड स्टील राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि हाई स्पीड कटिंग के लिए अगर हम लोग हाई स्पीड टूल का यूज़ करते हैं, हाई स्पीड स्टील टूल का यूज़ करते हैं, तो हाई स्पीड स्टील टूल आपका जल्दी घिस जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ए कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। मतलब बाहरी धागों को काटने के लिए प्रयुक्त कटिंग टूल को क्या कहता है। तो जब एक्सटर्नल थ्रेड कटना होता है इसके लिए हम लोग जिस टूल का यूज़ करते हैं उसका नाम है डाई, और इंटरनल थ्रेड कटने के लिए हम लोग टैप का यूज़ करते हैं। और जब किसी भी आपका ड्रिल होल है उसका साइज को थोड़ा सा एनलार्ज करके फिनिशिंग करना है तब हम लोग डीमार्क का यूज़ करते हैं। और जब आपको किसी भी वर्कपीस में एक सिलिंड्रिकल कैविटी बनाना होता है उससे हम लोग जिस टूल से करते हैं उससे हम लोग ड्रिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए वेज लाइक टूल used for removing the tapered shank tool from the nose of the machine spindle. What is this called? देखिए, जो आपका टैपर्ड सैंक ड्रिल होता है उसमें रहता है मोड टैपर जिसे हम लोग सेल्फ होल्डिंग टैपर कहते हैं। ओके, तो मशीन स्पिंडल की नाक से टैपर्ड सैंक टूल को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पच्चड़ जैसा उपकरण है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट। वेज शेप का होता है, ठीक है, ऐसा इस शेप का होता है।
क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान क्वेश्चन आपको इस पेपर में पूछा है। अभी तक मैं 40 क्वेश्चन ही देखा हूँ। 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन ही कॉमन है। थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है। अलग मतलब कि वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम में होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपका सेंटेंस थोड़ा सा अलग किया, 1-2 वर्ड आपका चेंज किया, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी इसमें पूछा है। लेद बेड इज मेड ऑफ, लेद बेड आपका बना होता है कास्ट आयरन, जो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रजिस्ट कर सकता है। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चिप्स इज फाउंड व्हाइल टर्निंग कास्ट आयरन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कच्चे लोहे को मोड़ते समय चिप्स पाए जाते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कास्ट आयरन का टर्निंग करते हैं, टर्निंग मतलब इधर मोड़ना नहीं, टर्निंग मतलब आपको टर्न करके उसे सिलिंड्रिकल शेप देना कहते हैं, एक लेद ऑपरेशन है। ठीक है, तो जब कास्ट आयरन वर्कपीस का हम लोग टर्निंग करते हैं तो किस टाइप ऑफ चिप्स इससे निकालता है, इसमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकालता है, जिसे हम लोग सेगमेंटल चिप्स भी कहते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाइल टर्निंग ब्रिटल मटेरियल में आपका कास्ट आयरन आता है, क्योंकि कास्ट आयरन भी ब्रिटल है, इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है। कार्बन परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होता है वो हार्डनेस उसका बढ़ने के साथ साथ ब्रिटलनेस भी ज़्यादा होता है। तो ब्रिटल मटेरियल का टर्निंग करते टाइम या कास्ट आयरन का टर्निंग करते टाइम डिसकंटिन्यूअस चिप्स उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग सेगमेंटल चिप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन द लेथ टूल हेल्प्स फॉर इजी फ्लो ऑफ चिप्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लेथ टूल में चिप्स को आसान प्रभाव में मदद करता है। तो देखिए, जो लेद कटिंग टूल होता है वो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसमें से वो कौन सा एंगल है जो चिप्स को बाहर निकालने में आसानी करता है या आसानी से चिप्स को बाहर निकालने देते हैं। तो टॉप रेक एंगल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग बैक रेक एंगल या फ्रंट रेक एंगल कहते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, द टेंसाइल स्ट्रेस इज द टेंसाइल लोड डिवाइडेड बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जानना है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। यही क्वेश्चन एक है जो थोड़ा सा अलग पूछा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लोड अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें बोला टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है टेंसाइल लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वर्कपीस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द रूट गैप गिवन इन द ज्वाइनिंग पार्ट्स इन आर्क वेल्डिंग। देखिए, जब आप दो पार्ट का ज्वाइनिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग करके, तो इसमें रूट गैप हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, बीच में हम लोग गैप क्यों देते हैं, ताकि जो भी मोल्टेन मेटल है वो इस गैप के थ्रू जाकर एकदम उसका रूट तक पहुंच सके। तो जो भी मोल्टेन मेटल है रूट तक पहुंच सके, ऊपर में तो आपका मोल्टेन पिघला हुआ मेटल है ही, तो प्रॉपरली आपका वेल्डिंग इसमें करने देते हैं। तो रूट गैप होता है, इसीलिए मोल्टेन मेटल रूट तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉर फ्यूज्ड मेटल पेनिट्रेशन टिल द बॉटम ऑफ द जॉइंट, मतलब जोड़ के नीचे तक पिघली हुई धातु के प्रोग्रेस के लिए ज्वाइनिंग पार्ट्स के बीच में रूट गैप दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कंसेंट्रेसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास की सांद्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी भी आउटसाइड डायमीटर का जब आपको कॉन्सेंट्रेसिटी चेक करना होता है, कोई भी सोचिए एक शेफ्ट है, उसका कॉन्सेंट्रेसिटी चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ करते हैं, DTI यूज़ करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर को हम लोग वर्नियर हाइट गेज के साथ यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज आर द मेन स्केल डिवीजन ग्रेजुएटेड, मतलब वर्नियर ऊंचाई गेज के किस भाग पर मुख्य पैमाने के विभाजन को क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब वर्नियर हाइट गेज का वो कौन सा पार्ट है जिसमें मेन स्केल डिवीजन अंकित होता है। तो बीम राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वर्नियर कैलिपर में भी होता है मेन स्केल डिवीजन बीम पर होता है, तो वर्नियर हाइट गेज में भी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द एंगल व्हिच इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। देखिए, मतलब वो कोण जो 90 डिग्री से अधिक
परंतु 180 डिग्री से कम होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? उसे ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग कहते हैं। अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल कहता है तो एक्यूट एंगल कहता है। तो थोड़ा सा देखिए अलग क्वेश्चन पूछा है। जनरली एक्यूट एंगल से क्वेश्चन पूछता है इसरो, लेकिन इस बार ऑब्ट्यूज एंगल से क्वेश्चन पूछा है। तो डिफिकल्ट नहीं है, ये तो सभी स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिव द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए गेज। गेज के उपयोग के लाभ बताएं। तो गेज यूज़ करने का क्या क्या फ़ायदा होता है? जैसे इंस्पेक्शन टाइम कम हो जाता है, मतलब निरीक्षण समय बचता है। इंक्रीजेज प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ता है। एनाबल्स इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, मतलब भागों के विनिमयता को सक्षम बनाते हैं। तो ये तीनों राइट आंसर है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गेज का हम लोग यूज़ करते हैं मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन का यूज़ होता है कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो जब हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं उसमें अगर कन्वेंशनल या जो भी आप प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट उसका यूज़ करके अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उससे आपका ज़्यादा टाइम लगता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो उसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इसका वर्कपीस का लिमिट को चेक कर लेते हैं कि हाँ दोनों लिमिट के बीच में वर्कपीस आ रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ एनी बार ऑन स्लिप गेजेस इट शुड बी रिमूव्ड बाय। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है। स्लिप गेज पर किसी भी तरह की गड़गड़ाहट के मामले में इसे किसके द्वारा हटाया जाना चाहिए? देखिए स्लिप गेज आपका बन गया है, उसमें कोई भी अगर बर्ड्स रह गया है, मतलब एक्स्ट्रा मेटल चिप्स अगर उसमें दिखाई दे रहा है, तो आपको किससे फिनिश करना चाहिए स्लिप गेज को? फाइलिंग करके, प्रिसिशन ग्राइंडिंग करके, पॉलिशिंग विथ इमेडी, मतलब इमेडी से पॉलिश करना, या लैपिंग। तो देखिए स्लिप गेज को हमेशा लैपिंग करके बनाना चाहिए, लैपिंग करके उसका बार्स को हटाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है स्लिप गेज पर हम लोग क्या करते हैं, तो लैपिंग आप बोल देते, लेकिन ऐसे अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो ये भी आपको राइट आंसर करके आना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट इज यूज्ड in which the end of the sheet is placed over the end of the another sheet and joined together। मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है जिसमें एक सीट के सिरे के ऊपर दूसरे सीट की सिर पर रखा जाता है और उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए एक मेटल प्लेट के सिरे के ऊपर दूसरा मेटल प्लेट को जब हम लोग रखकर वेल्डिंग करते हैं, इसे हम लोग कौन सा वेल्डिंग कहते हैं? बाट वेल्डिंग, लैप वेल्डिंग, नॉक्ड अप जॉइंट या ग्रूव्ड सिम जॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट जॉइंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन इन व्हिच इट इज इजीएस्ट टू वेल्ड इज। तो देखिए वो स्थिति जिसमें वेल्ड करना सबसे आसान होता है, तो वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है ये आपका फ्लैट पोजीशन में। अगर आपको पूछता द पोजीशन इन व्हिच डिफिकल्ट टू वेल्ड, मतलब वो स्थिति जिसमें वेल्ड करना सबसे दिक्कत होता है, तो आपका तब ओवरहेड राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन वेल्डिंग द फॉर्मूला करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम अपन वेल्डिंग स्पीड गिव्स द। मतलब वेल्डिंग में सूत्र विद्युत धारा इंटू वोल्टेज इंटू समय अपन वेल्डिंग गति देता है। तो एक किसका फॉर्मूला है? करंट इनपुट फॉर वेल्डिंग, मतलब वेल्डिंग के लिए करंट इनपुट, हीट इनपुट फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए हीट इनपुट, वोल्टेज इनपुट फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए वोल्टेज इनपुट, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीट इनपुट फॉर वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी करके आया है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द following is used to hold a cylindrical rough casting for turning operation। टर्निंग ऑपरेशन के लिए सिलिंड्रिकल राफ कास्टिंग को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए बोला सिलिंड्रिकल राफ कास्टिंग जॉब को जब आपको टर्निंग करना है तो इसके लिए आपको फोर्ज चक का यूज़ करना है, जो एक इंडिपेंडेंट चक होता है। इसका 4 जबड़ा होता है और इसका हर एक जो इंडिपेंडेंटली मूव करता है। ओके, और इसका
एक्चुअली सेंटरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसके तुलना में, थ्रीजो चक के तुलना में, क्योंकि थ्रीजो चक को हम लोग यूनिवर्सल चक या सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली सेंटरिंग हो जाता है। लेकिन फोरजो चक में आपको करना पड़ता है, किसके मदद से करना पड़ता है, सरफेस गेज लेके आपको फोरजो चक में वर्कपीस का सेंटरिंग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, द यूज ऑफ रैचेट स्क्रू ड्राइवर इज, रैचेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग होता है। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, जब स्क्रू को जल्दी जल्दी आपको खोलना होता है तो तब हम लोग रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड फॉर फास्ट मोशन व्हाइल ड्राइविंग स्क्रू, मतलब इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्क्रू चलाते समय तेज गति के लिए किया जाता है। मतलब जब आपको तेज़ी से स्क्रू को खोलना होता है स्क्रू ड्राइवर से, तब हम लोग रैचेट स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। और ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर हम लोग यूज़ करते हैं किसी आपका लिमिटेड स्पेस में, मतलब सीमित जगह में हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। और जो आपका फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है वो आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का बारे में बोलेगा ना तो इसमें स्लॉट होता है, क्रॉस रिसेस्ड आपका होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एट व्हाट टेम्परेचर आर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट आर टेकन, मतलब मानक मापन किस तापमान पर लिया जाता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और टूल्स को भी, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज, एसआई इकाई में लंबाई की आधार इकाई क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर या मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बेस ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज मेड ऑफ, वर्नियर हाइट गेज का आधार बना होता है। जब भी मैं इस क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ हमेशा दो ऑप्शन आपको बता देता हूँ। अगर ऑप्शन में एल्यूमिनियम एलॉय है तो एल्यूमिनियम एलॉय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों से ही वर्नियर हाइट गेज का बेस बने होते हैं। तो ऑप्शन में देखो दोनों हैं एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 24, द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज, मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। अगर वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर बोलता तब आपका ए राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट इज कॉल्ड, मतलब वो गुण जिसके द्वारा धातु को शीट में लपेटा जा सकता है उसे कहते हैं, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, टेनासिटी। तो मेलेबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी से हम लोग वर्कपीस को मोड़ कर उसे सीट बना सकते हैं। इलास्टिसिटी से जैसे आप देखना हीट ट्रीटेड स्प्रिंग आपका होता है, आप खींचते हैं फोर्स देकर, जब भी खींचते हैं और फोर्स को छोड़ देते हैं उसका जो साइज और शेप था उसी में वो फिर से आ जाता है। ओके, डक्टिलिटी से हम लोग तार बनाते हैं, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करने का क्षमता होता है उसे टेनासिटी प्रॉपर्टी कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन, द मेन एलोइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील इज, हाई स्पीड स्टील में मेन एलोइंग एलिमेंट क्या होता है। इसमें देखो तीन चीज़ मेनली रहता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। टंगस्टन रहता है 18, क्रोमियम होता है 4 और वेनेडियम होता है 1। तो इसमें मेन एलोइंग एलिमेंट क्या है, टंगस्टन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज कोरोजन रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी है, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, माइल्ड स्टील। तो टीन राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम का होता है 660 डिग्री या 659 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसका ओड होता है, टीन का ओड होता है कैसेटराइट या टीन स्टोन, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, कॉपर का होता है मेलाचाइट या पाइराइटिस। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा से आप पढ़िए, इसमें बोला है वन कंपोनेंट ऑफ C50 स्टील, मतलब कार्बन 50 स्टील इज हीटेड टू 830 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सोक्ड एट द टेम्परेचर फॉर सम टाइम एंड देन क्विंच इन ऑयल, अगेन इट इज हीटेड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्विंच इन ऑयल, नेम दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसमें देखिए, इसमें बोला है C50 स्टील को स्टील के एक घटक को 830 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस तापमान पर कुछ समय तक इसे भिगोया जाता है, फिर तेल में बुझाया जाता है।
इसे दोबारा 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और तेल में बुझाया जाता है। ऊष्मा उपचार की इस प्रक्रिया का नाम बताएं। तो देखिए, जब हम लोग 830 डिग्री में सेंटीग्रेड करके उसको सोकिंग करके जब हम लोग क्विंच कर देते ऑयल में, इसे हम लोग हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। फिर जब हार्डन स्टील को लेकर हम लोग 600 डिग्री तापमान तक, एक्चुअली ये 400 डिग्री तापमान से नीचे हम लोग इसे हीट करते हैं, लेकिन इसमें जब दिया है तो आपको यही इस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग रीहीट करते हैं, फिर उसे हम लोग ऑयल में ठंडा करते हैं, तो उसे हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा है, इसे हम लोग हार्डनिंग एंड टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। ओके, समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 29, कास्ट आयरन कैन नॉट बी फोर्ज बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। कच्चे लोहे जाली नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें इसका गुण होता है। तो कास्ट आयरन का फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज मोर देन 1.7% है। क्योंकि देखिए, जिस भी आयरन का आपको फोर्जिंग करना है उसका मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज 1.7 तक हो सकता है। अगर 1.7% तक कार्बन परसेंटेज है लोहे में तो आप उसे फोर्जिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कार्बन परसेंटेज होता है तो उसको आप फोर्जिंग नहीं कर सकते। जैसे कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज होता है 2 to 4%, तो 1.7 से आपका ज़्यादा है, इसीलिए इसे हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते। तो इस कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है मतलब वो हार्डन भी है, उसका साथ साथ उसके अंदर ब्रिटलनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो ब्रिटलनेस के कारण हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती फोर्जिंग भी करते हैं तो ब्रिटलनेस होने का खातिर वो क्या होगा, जब भी हम लोग हैमर से उसे ब्लो देंगे तब वो आपका कास्ट आयरन वापस टूट जाएगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम फोर्जिंग टेम्परेचर फॉर द हाई कार्बन स्टील इज। उच्च कार्बन स्टील के लिए अधिकतम फोर्जिंग तापमान कितना होना चाहिए? 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और मिनिमम 900 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर हाई स्पीड स्टील बोलता है तो उसके लिए आपका होता है मैक्सिमम फोर्जिंग टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मिनिमम होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको अपना इसमें दिमाग लगाना है। स्क्राइबर बनाने में प्रयुक्त सामग्री है। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्राइबर। स्क्राइबर देखिए एक आपका मार्किंग टूल है, जितना भी मार्किंग टूल है वो सब हाई कार्बन स्टील का बने होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में तो हाई कार्बन स्टील आपको दिख नहीं रहा, तो हाई कार्बन स्टील मतलब इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, तो कार्बन परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है। तो ऑप्शन में देखिए हार्डन स्टील तो है ना, तो हार्डन स्टील राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्क्राइबर से आप क्या करते हैं, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, मतलब वो एक हार्डन स्टील है, इसीलिए दूसरे मेटल के ऊपर वो अपना निशान छोड़ सकते हैं। स्क्राइबर का मार्क हम लोग दूसरा मेटल पर दे सकते हैं। अगर स्क्राइबर खुद माइल्ड स्टील मतलब मृदु इस्पात से बने होते हैं, पिग आयरन से बने होते हैं, कॉपर एलॉय से बने होते हैं, तो दूसरा मेटल का ऊपर थोड़ी ना निशान छोड़ पाएगा, तो नहीं होगा, तीनों ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द पॉइंट एंगल ऑफ ए सेंटर पंच इज। सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। प्रिक पंच का होता है 30 डिग्री और डॉट पंच का होता है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, डॉट पंचेस आर यूज्ड फॉर। डॉट पंच का यूज़ किया जाता है विटनेस मार्क के लिए। ओके, और सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है सेंटर ड्रिल होने से पहले, उसको पहले से एक चौड़ा जगह बना देते हैं। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। सेंटर पंच के लिए आपका होता है मेकिंग वाइड पंच मार्क्स टू गिव गुड सीट टू ड्रिल पॉइंट, ये आपका सेंटर पंच के लिए हो जाता है। ओके, और जो प्रिक पंच होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग मेकिंग लाइट पंच मार्क्स टू गिव प्रॉपर सीट टू द डिवाइडर लेग, मतलब डिवाइडर लेग को उचित सीट देने के लिए हल्के पांच निशान बनाने के लिए हम लोग प्रिक पंच का यूज़ करते हैं। लेकिन डॉट पंच पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द शेप ऑफ द आई होल प्रोवाइडेड इन ए हैमर फॉर फिटिंग इट्स हैंडल इज। हथौड़े के हैंडल को फिट करने के लिए उसमें दिए गए आई होल के आकार क्या होता है? एक्चुअली इलिप्टिकल आकार होता है, और इलिप्टिकल शेप जो है ना वो आपका अंडाकार शेप होता है। ओवल इससे तो आपको पता चल जाता है। और देखिए टेपर फ्रॉम बोथ एंड्स टू द मिडिल, मतलब दोनों सिरे से मध्य तक अंडाकार और टेपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मतलब वो दोनों एंड से टेपर्ड होता है आई होल। क्वेश्चन नंबर 35, ए हैमर यूज टू फॉर्म द रिवेट हेड बाय स्प्रेडिंग द शैंक ऑफ द रिवेट इज। मतलब किलक के शैंक को फैलाकर किलक का सिरा बनाने के लिए किस हथौड़ा का उपयोग किया जाता है? स्लेज हैमर, टेफ्लॉन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर या बॉल पिन हैमर? तो बॉल पिन हैमर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ए ड्राइविंग फिट इज, ड्राइविंग फिट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉल बियरिंग ऑन द शेफ्ट, मतलब शेफ्ट पर बॉल बियरिंग। क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ए श्रिंकेज फिट इज, तो श्रिंकेज फिट का सबसे अच्छा उदाहरण होता है कार्ट रिम ऑन द वुडन व्हील, मतलब लकड़ी के पहिए पर गाड़ी का रिम। तो दोनों का क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, वो आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37, ए गियर बॉक्स शेफ्ट इज फिटेड विथ बियरिंग, मतलब गियर बॉक्स के शेफ्ट बियरिंग के साथ फिट है। कैसा फिट है? 20H7G6, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फिट। देखिए इसमें आपको H7 का वैल्यू दे दिया है और G6 का वैल्यू दे दिया। आप कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा एक ट्रिक्स बोला हूँ, जब भी आपको ए जो दिया है G6 जो दिया है ए से H तक जब भी देगा तो वो आपका क्लियरेंस फिट ही होता है। ओके, ये आपको समझ आ गया, तो ये आपका क्लियरेंस फिट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ए प्रोडक्ट इज सेड टू हैव द क्वालिटी व्हेन, मतलब किसी उत्पाद में गुणवत्ता तभी कही जाती है जब, तो एक प्रोडक्ट को तभी क्वालिटी प्रोडक्ट कहा जा सकता है जब वो उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, मतलब इट इज़ फिट फॉर यूज़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द चीप एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, तो स्टेनलेस स्टील का चीप एलोइंग एलिमेंट होता है क्रोमियम एंड निकेल। कभी कभी देखना 18:8 रेशियो में बोलता है, तो 18 आपका क्रोमियम रहता है, 8 आपका निकेल रहता है। तो ठीक है, तो क्रोमियम एंड निकेल ये आपका चीप एलोइंग एलिमेंट होता है स्टेनलेस स्टील के लिए। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव बिटवीन टू पुली हैविंग डिफरेंट डायमीटर, मतलब विभिन्न व्यास वाली दो पुली के बीच क्रॉस बेल्ट ड्राइव का क्या प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव होता है? द टू पुली विल रोटेट एट डिफरेंट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों पुली अलग अलग दिशाओं में घूमेगी। देखिए इसमें पुली के डायमीटर से कोई मतलब नहीं होता, जब ओपन बेल ड्राइव होगा तो उसमें आपका सेम डायरेक्शन में घूमेगा, और जब क्रॉस बेल ड्राइव बोला है तो क्रॉस बेल ड्राइव में डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों पुली घूमता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी 40 क्वेश्चन में डिस्कस कर दे हूँ, आप 40 क्वेश्चन में देखिए कितना आपको मार्क्स मिल रहा है। बाकी 40 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आज या कल सुबह मैं सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। ओके, मैं अपने तरफ से जितना हो सके जल्दी थोड़ा किया हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन का साथ जो भी सपोर्टिंग क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, मैं आप लोग के लिए कल सुबह वीडियो पोस्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।